हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन जेंडर रोल्स, यानी कि हमारी सांस्कृतिक विचारधाराएं किस प्रकार समाज में लैंगिक भूमिकाएं बनाती हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले वैदिक काल की। पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी तथा उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी और एक सम्मानजनक स्थिति महिलाएं जी रही थी। परंतु उत्तर वैदिक काल तक आते आते महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी प्रारंभ हो गई और इसका जो मुख्य कारण था वह था जो उच्च कुलीन वर्ग की महिलाएं थी उनका बोलबाला। बौद्ध काल की यदि हम बात करें तो बौद्ध काल में महात्मा बुद्ध के द्वारा महिलाओं को मठों में प्रवेश का अधिकार दिया गया तथा महिलाओं की शिक्षा जो है वह प्रारंभ हुई। इसके पश्चात भी महिलाओं की हम देखते हैं कि इस काल में संघ में स्थिति सुदृढ़ पूर्ण तरह से नहीं हो पाई। मुस्लिम काल में महिलाओं की स्थिति में पुनः गिरावट आनी प्रारंभ हुई। पर्दा सिस्टम भारत में तेजी से बढ़ने लगा। उसका मुख्य कारण था महिलाओं को मुस्लिम आतताइयों से बचाना और उनके सम्मान की रक्षा करना। और अंततः हम देखते हैं कि यह पर्दा जो था महिलाओं के एक सम्मान का प्रतीक बन गया। अब हम ब्रिटिश काल की बात करते हैं। ब्रिटिश काल में यदि हम देखें तो महिलाओं की स्थिति को हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों में देखते हैं। यदि हम उसका सकारात्मक पक्ष देखते हैं तो उसमें सती प्रथा की समाप्ति, इसके अतिरिक्त विधवा विवाह या पुधवा पुनर्विवाह जो है प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही महिलाओं की शिक्षा के लिए द्वार खुले। इसमें बहुत सारे कॉलेजेस और विद्यालय जो है महिलाओं की शिक्षा हेतु खोले गए। यदि उसके नकारात्मक पक्ष को हम देखते हैं तो दहेज प्रथा इस काल में प्रारंभ हुई और वह दहेज प्रथा ने एक नया रूप लिया। इसके साथ ही महिलाओं की जो सम्मान को सबसे अधिक ठेस पहुंचाने वाली प्रवृत्ति है जिसे हम कहते हैं वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति, उसने जन्म लिया। वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति के जन्म लेने से भारत में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में महिलाओं की शिक्षा के नए नए द्वार खुलने प्रारंभ हुए। अनेक कमेटियां गठित की गई और विशेष रूप से कुछ कमेटियां महिला शिक्षा के संदर्भ में गठित की गई और अनेक लाभ महिलाओं को प्राप्त हुए, जैसे उन्हें समान अधिकार का लाभ प्राप्त हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी आई है। कुछ अधिनियम और कुछ कानून बने महिलाओं के लिए जिन्होंने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करी और इसके अतिरिक्त तकनीकी के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन के रूप में अनेक कार्यक्रम बनाए गए। अब हम बात करेंगे उन धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं की जो सदैव समाज में लैंगिक विभेदीकरण को बढ़ावा देती हैं। समाज सदा महिला तथा पुरुषों के संदर्भ में अलग अलग आशाएं रखता है। समाज में पुरुषों से अलग व्यवहार तथा महिलाओं से अलग व्यवहार की उम्मीद की जाती है। इसके अतिरिक्त वह महिला जो अपने शरीर को ढककर रखती है तो हमेशा उसे एक अच्छी महिला की संज्ञा दी जाती है। इसके अतिरिक्त चाहे वह घर की जिम्मेदारियां हो अथवा उसके बच्चों की जिम्मेदारियां हो, वहां पर भी समाज उम्मीदें करता है एक पुरुष और महिला के संदर्भ में अलग अलग रूप में। कुछ सांस्कृतिक मान्यताएं जो काफी समय पूर्व से चली आ रही थी, उनमें गौना एक प्रमुख है, जिसमें विवाह के पश्चात लड़की को उसके प्रथम मासिक धर्म के बाद विदा किया जाता था और यह बाल विवाह पर आधारित थी। इस मान्यता को 1970 में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके पश्चात चौथी और समधन भेंट, यह वो मान्यता है जिसमें उपहारों का आदान प्रदान होता है और जो कि मुख्य रूप से हम देखते हैं लड़की के जो माता पिता है उनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ के रूप में
होती है और इस प्रथा को भी 1971 में प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी प्रकार भारत में बहुविवाह प्रथा, जो कि महिलाओं के लिए अत्यंत दयनीय हम कहते हैं कि सांस्कृतिक परंपरा थी, उसे भी भारतवर्ष में 1975 में बंद कर दिया गया। गोत्र विवाह वह विवाह जिसमें किसी भी महिला के पति की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई के साथ महिला का विवाह कर दिया जाता था। वह महिला की इच्छा या अनिच्छा किसी भी रूप में वह विवाह किया जाता था और इसे भी 1971 में बैन कर दिया गया। धार्मिक रीति रिवाजों के अंतर्गत महिलाओं की कौमार्यता तथा उनकी शुद्धता पर सदैव ही प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। पुरुषों के संदर्भ में यह धारणा कभी भी नहीं बनाई गई कि उन्हें भी उन धार्मिक रीति रिवाजों में रोकने से रोका जाए जहां पर महिलाओं को रोका जाता है। जो भी हमारे रीति रिवाज जिनकी जड़ें अत्यंत गहरी हो चुकी थी, उन्होंने समाज में इस तरह से लैंगिक विभेदीकरण बनाया जिससे कि जो नियम हैं, जो मान्यताएं हैं, उन्होंने महिलाओं को सदैव ही समाज में एक निम्न स्थान दिया है। भारत में जो हम कहते हैं ब्राह्मण समाज और मुख्य रूप से जो पुजारी समाज था, उन्होंने धार्मिक मान्यताएं, चाहे वो रूढ़िवादी स्तर पर हो या धार्मिक स्तर पर, उन्हें इस तरह से समाज में लागू किया जिसने सदैव ही जो महिलाएं हैं उनको एक निम्न स्थान तथा पुरुषों को सदैव ही एक उच्च स्थान पर समाज में बनाए रखा। और यह धारणा जो कि समाज में चली आ रही थी वो सदैव ही बनी रही। धीरे धीरे समाज में आज महिलाओं के प्रति नजरिया लोगों का बदला है तथा समाज में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। उन धार्मिक रीति रिवाजों को लेकर उनमें परिवर्तन करके समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हम देखते हैं। सौतन तथा गोत्र विवाह जैसे प्रथाएं बंद हुई हैं भारतवर्ष में। महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं को सिद्ध किया है, चाहे वो उनका घर का क्षेत्र हो तथा बाहर का क्षेत्र हो। वहां पर उन्होंने रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए स्वयं को सिद्ध किया है। अग्नि संस्कार, जिस पर केवल एक पुरुष का ही हक माना जाता था, माता पिता को अग्नि देने के लिए सिर्फ पुत्र का ही एक अधिकार माना गया था, उसे आज की महिलाओं ने परिवर्तित किया है। और ये एक सांस्कृतिक जो परंपरा हमारी चली आ रही थी, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन महिलाओं के द्वारा किया गया है। आज आवश्यकता है कि महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे आएं। उन्हें जो लिंग के विभेदीकरण की जो दीवार है उन्हें तोड़ना आवश्यक है, तभी वह समाज में स्वयं को सिद्ध कर पाएंगी। महिलाओं ने विज्ञान या तकनीकी हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, इसके अतिरिक्त या खेलकूद का क्षेत्र हो, स्वयं की शक्ति के द्वारा सिद्ध किया है। सिर्फ आवश्यकता है कि उन महिलाओं को, भारत की सभी महिलाओं को अवसर दिए जाए। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट, जो एक सुदृढ़ नारीवादी महिला थी, उन्होंने कहा था कि in her text that women are brought up with the teachings from their early childhood that they belong to a weaker sex। तो ये जो वोllस्टोनक्राफ्ट का कथन है, हमें इस कथन को परिवर्तित करना होगा। इस कथन के अनुसार समाज में परिवर्तन आवश्यक है, तभी महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सकता है। इसके अतिरिक्त जहां पर हम रीति रिवाज और धारणाओं एवं मान्यताओं की बात करते हैं, तो यह आवश्यक नहीं कि हम उन मान्यताओं को समाप्त कर दें या उन रीति रिवाजों को समाप्त कर दें। आवश्यकता है कि उन रीति रिवाजों को लेते हुए किस तरह से पूर्व निर्धारित रीति रिवाज तथा नए मान्यताओं के बीच में संबंध को एक नया नाम दिया जाए और एक मजबूत संबंध स्थापित किया जाए। मलाला यूसुफजई ने कहा था कि पेन तथा तलवार दो मजबूत हथियार हैं,
परंतु जो तीसरी शक्ति है वो है महिला शक्ति। और आज आवश्यकता है कि उस महिला शक्ति को जागृत किया जाए, पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं को परिवर्तित किया जाए तथा हमारी जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को नए सांचे में ढाला जाए, तभी महिलाएं लैंगिक विभेदीकरण से बाहर आ सकती हैं।